बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। जी, आज हम आपको जनरल साइंस एमसीक्यूज़ के क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक पीएसटी और जेईएसटी के लिए आपको कुछ एमसीक्यूज़ बताएंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये 9th और मैट्रिक से नहीं लिए गए, ये सिर्फ 6 से लेकर 8 क्लास तक आपको हम ये 1000 एमसीक्यूज़ की जो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये पोर्शंस भी हम बनाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि ये हम 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना सकें। सो सेक्शंस में हमने इसको ब्रेक करके यानी क्लासीफाई किया है और इनको आहिस्ता आहिस्ता हम आपके सामने पेश करते रहेंगे और जितना मुमकिन हो सकेगा हम आपको एक एक सवाल पढ़कर और समझाएंगे भी इंशाअल्लाह। सो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी यूज टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर, यानी इनमें से कौन सा मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है चाक को पानी से सेपरेट यानी अलग करने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है फिल्ट्रेशन। सवाल नंबर 2 है विच सेंसेस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड, यानी हमारी बॉडी में जो सेंसेस हैं उनमें से कौन से एक दूसरे के करीब हैं। टच एंड स्मेल, स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट एंड हियरिंग, सीइंग एंड टच। सो सबसे पहले जो हमारा 2 नंबर है स्मेल एंड टेस्ट, ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। सवाल नंबर 3 विच सेंस ऑर्गन आल्सो फंक्शंस एज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर, यानी कौन सा ऑर्गन जो है वो टेम्परेचर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी टू फाइंड द टेम्परेचर। सो नोज़, टंग, ईयर और आई। सो जो टंग होती है उसके थ्रू हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर देयर ऑन ह्यूमन टंग, यानी ह्यूमन टंग यानी ज़बान जो है इंसानी, उस पर कितने बर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि टेस्ट कैसा है किसी चीज़ का। सो ये होते हैं तकरीबन जो ऑप्शंस दिए गए हैं 10,000, 1,000, 1,00,000 और 100। सवाल जो है 4 का आंसर है वो 10,000 बर्ड्स होते हैं हमारी ज़ुबान पर यानी इंसानी ज़ुबान पर। सवाल नंबर 5 टेस्ट बर्ड्स आर साल्टी, बिटर, स्वीट एंड का मतलब है कि और कौन सा हो सकता है, यानी बेसिकली जो हमारी टंग है वो 4 तरह के जो होते हैं टेस्ट वो कर सकती है। साल्टी नमकीन, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, और उसके बाद क्या हो सकता है स्पाइसी, सोर, जूसी, नस्टी। सो ये होता है खट्टा यानी सोर। सवाल नंबर 6 द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट, यानी जो छोटी आंत होती है उसकी कितनी लेंथ होती है, 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर या 4 मीटर। सो इसका राइट आंसर है 6 मीटर। सवाल नंबर 7 हाउ मच टाइम डज फूड टेक टू डाइजेस्ट, यानी जो फूड होता है वो कितना टाइम लेता है हज़म होने में। सवाल नंबर 7 का जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाते हैं। फ्राम 24 to 30 hours, फ्राम 25 to 35 hours, फ्राम 26 to 32 hours, फ्राम 27 to 36 hours। सो इसका राइट आंसर जो है वो है नंबर 1 फ्राम 24 hours to 30 hours। सवाल नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एक्सक्रेट बाइल, यानी लिवर इसमें जो है वो राइट आंसर है। दूसरे भी आप पढ़ लें, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ऑल ऑफ दीज। पेनक्रियाज भी नहीं हो सकता, गॉल ब्लैडर भी नहीं, लेकिन लिवर इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 9 द च्यूड फूड विच पासेस फ्राम ओव्यूला टू स्टमक इज़ नोन एज, यानी जो हम चबाते हैं खाना वो ओव्यूला से लेकर स्टमक तक जाता है, इसको क्या कहा जाता है, यानी इसका पर्टिकुलर नेम क्या है। नंबर 1 बाइल, बोलस, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स। ये बोलस होता है। क्या होता है द च्यूड फूड विच पासेस फ्राम यूला टू स्टमक इन इज़ नोन एज। तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो बोलस होगा। सवाल नंबर 10 हीमोग्लोबिन इज़ अ कम्बाइनेशन ऑफ, यानी हीमोग्लोबिन जो हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन यानी रेड कलर का जो पिगमेंट होता है वो किसका कम्बाइनेशन यानी मिलाप होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड आयरन। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोटीन्स एंड आयरन। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड को जो है रेड कलर देती है। ये एक किस्म का पिगमेंट होता है
जो प्रोटीन्स एंड आयरन का बना हुआ होता है। सवाल नंबर 11, 2 टॉप चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर नोन एज, यानी हार्ट में टोटली कितने चैम्बर्स होते हैं वो आपको खुद फाइंड करना है और कमेंट में हमें बताना है। तो वो कौन से 2 चैम्बर्स हैं जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, वो होते हैं आर्ट्रिया वेंट्रिकल, और इसके अलावा हमारे पास है इसके 2 ऑप्शन, अपर चैम्बर्स या लोअर चैम्बर्स। सो ये जो होते हैं आर्ट्रिया होते हैं, जो हार्ट के ऊपर वाले जो चैम्बर्स 2 होते हैं उनको आर्ट्रिया कहा जाता है। सवाल नंबर 12, अ वाइट ब्लड सेल इज़ 2 टाइम्स ऑफ डैश, यानी जो वाइट ब्लड सेल होता है ये दो गुना बड़ा होता है कौन से सेल से। यहाँ इसमें दिए गए ऑप्शन, रेड ब्लड सेल्स, पैलेटिलेट, टिश्यू सेल, नन ऑफ अबव। सो इसका राइट आंसर होगा रेड ब्लड सेल। ये 2 टाइम्स ग्रेटर यानी बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से, कौन सा, वाइट ब्लड सेल। सवाल नंबर 13, प्लाज्मा कंटेन्स वाटर अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट डैश, यानी प्लाज्मा जो होता है वो वाटर के साथ साथ और कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग अपने साथ लेता है, उसमें फूड केमिकल्स, सेल्स, टिश्यूज़ या बैक्टीरिया। सो इसका राइट आंसर होगा फूड केमिकल्स। प्लाज्मा में वाटर के साथ साथ फूड केमिकल्स भी होते हैं। सवाल नंबर 14, वेन आर्ट्रिया कंट्रैक्ट्स वेंट्रिकल्स डैश, या जब आर्ट्रिया कंट्रैक्ट होती है तो वेंट्रिकल क्या होते हैं, नंबर 1 रिलैक्स, नंबर 2 आल्सो कंट्रैक्ट, नंबर 3 स्क्वीज या नंबर 4 ब्लॉक। तो जब ये आर्ट्रिया जो होती है यानी ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं तो वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स का मतलब है वो फूलते हैं। नंबर 15 जो है, द सेपरेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग टू चेंज लिक्विड इनटू अ गैस इज़ नोन एज, यानी जब एक मेथड होता है सेपरेशन मेथड, वो इन्वॉल्व होता है हीटिंग टू चेंज लिक्विड इनटू गैस, यानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि पानी को बॉयल किया जाता है तो फिर वो स्टीम की शक्ल में उभर जाता है। ऐसे ही जब लिक्विड को आप हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन। सो इसको एवापोरेशन कहा जाता है। सवाल नंबर 16, when the heavier particles of sand or dust settle down at the bottom of container, this process is known as, यानी जब भी हेवी पार्टिकल जो होते हैं सैंड या डस्ट के वो नीचे चले जाते हैं कंटेनर की बॉटम में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन। सो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। एवापोरेशन किसको कहते हैं वो ऊपर हम पढ़ के आए, फिल्ट्रेशन भी पढ़ा, लेकिन सेडिमेंटेशन भी पढ़ा, डिकेंटेशन भी आगे चलकर वो ज़रूर रिपीट होगा। सो आपकी ये चारों चीज़ें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। द लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर इज़ poured off into another container by tilting the container very gently. This process is known as, जब भी लिक्विड मिक्सचर को पोर किया जाता है किसी दूसरे कंटेनर में, उसको टिल्ट करते हुए यानी आहिस्ता हिलाते हुए, टिल्ट दी कंटेनर को टिल्ट करते हुए, तो उस वेरी जेंटली यानी आराम से, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी क्या माना जाता है। सो ये होता है, एवापोरेशन भी हमने कर ली, फिल्ट्रेशन भी किया, डिकेंटेशन हमारा जो है बकाया रहता है, और सेडिमेंटेशन। तीनों के हमें मालूम है, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सो चौथा डेफिनेटली ये हमारा डिकेंटेशन ही होगा। सवाल नंबर 19, अ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इनटू अनदर सब्सटेंस इज़ नोन एज, यानी सवाल नंबर 19 में ये कोई सब्सटेंस जो है वो डिज़ॉल्व हो जाती है किसी और सब्सटेंस में, यानी मिल जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, वो सब्सटेंस यानी जो चीज़ घुल मिल गई किसी और चीज़ में, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूबल या सॉल्यूशन। सो ये जो है इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है। द अर्थ स्पिन्स जस्ट लाइक अ टॉप, यानी ये जो अर्थ होती है वो जस्ट लाइक अ टॉप यानी लट्टू की तरह घूमती है, ऑन इट्स एक्सिस इन दी एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यानी ये जो घूमती है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमती है। सो इसको क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन, रोटेशन, ऑर्बिट और ईयर। सो इसको रोटेशन कहा जाता है, रेवोल्यूशन इसको नहीं कहा जाता, यानी जो चीज़ अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन। ठीक है, यानी अर्थ जो है वो जो स्पिन होती है यानी अपनी चौधारी जो घूमती है अपने एक्सिस पर, जैसे कि टॉप घूमता है, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज, यानी रोटेशन ऑफ क्यों होती है, कैसे होती है, जब रोटेशन ऑफ अर्थ होती है तो उसमें क्या चेंज होता है, डे एंड नाइट, डे ओनली,
नाइट ओनली या ईयर। सो इसको डे एंड नाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो डे एंड नाइट है। सवाल नंबर 22, एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, जैसे कि अर्थ स्पिन होती है अपने एक्सिस पर, इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन, वो सन यानी सूरज के गिर्द घूमती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? सो इस मूवमेंट को कहा जाता है नंबर 1 रेवोल्यूशन, रोटेशन, ऑर्बिट, या इसके अलावा ईयर, यानी इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो उसको रोटेशन कहा जाएगा, लाइक टॉप यानी लाटू की तरह। सो इसी वजह से अभी ये जो अर्थ जो है वो सूरज की गिर्द घूमेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे हम। जी हाँ, रेवोल्यूशन भी क्लियर हो गया, रोटेशन भी क्लियर हो गया। इसके अलावा द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेज, यानी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्यों होता है? डे एंड नाइट, डे ओनली, नाइट ओनली, ईयर, यानी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो होता है, जो सन के गिर्द होता है, उसको चेंज यानी होने के जो होती है उसके काजेज ये होते हैं कि वो ईयर चेंज होता है। यानी जो हमारी अर्थ होती है वो जब सन के गिर्द घूमेगी तो वो ईयर होगा, और अगर ये अर्थ हमारी रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर खाली तो फिर डे और नाइट चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सबस्टेंस, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ सबस्टेंस, यानी काइनेटिक एनर्जी जो किसी पार्टिकल्स ही होती है उन्हें क्या कहा जाता है? यानी नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 थर्मल एनर्जी, नंबर 3 एब्सोल्यूट ज़ीरो, या नंबर 4 हीट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल या सबस्टेंस की मौजूद होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल यानी थर्म यानी गर्म, हीट, एनर्जी तो आपको पता ही है, तवानाई। नंबर 25, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। जी हाँ, ये भूलिएगा नहीं कि नॉर्मल टेम्परेचर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में मुख्तलिफ होता है। सो अक्सर लोग जो होते हैं वो गलत यहाँ पर कर जाते हैं। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस की बात आए तो आपको 38 पर लगाना है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी तो आपको 98.6 पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, सेल्सियस में आएगा तो 38 और अगर फ़ारेनहाइट में आएगा तो 98.6। क्वेश्चन नंबर 26, द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज। जो थर्मल एनर्जी होती है वो वार्मर ऑब्जेक्ट यानी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक जो ट्रांसफ़र होती है उसे कौन सी एनर्जी कहा जाता है, या वो क्या मानी जाती है? हीट, टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी या लाइट एनर्जी। सो इसको हीट एनर्जी कहा जाता है क्योंकि वार्म जो होता है ऑब्जेक्ट उसमें हीट एनर्जी मौजूद होती है। 27 क्वेश्चन नंबर है, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। यो मैटर जो बने हुए होते हैं, यानी जो मैटर होता है मादा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ठीक है, उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, एटम्स। बोथ ए एंड बी आर पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है बिकॉज द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। दोज पार्टिकल्स विच आर टाइनी आर कॉल्ड एटम्स। 28, अ मटीरियल विच डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। 28 में क्या है? एक मटीरियल जो पास नहीं हो सकता अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यानी जो मटीरियल नहीं इजाज़त देता कि जो एनर्जी उससे पास हो, उस मटीरियल को क्या कहा जाता है? और उसको कंडक्टर कहते हैं, सर्किट कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, बोथ ए एंड बी। यानी इसको जो है वो कंडक्टर भी नहीं कहते क्योंकि कंडक्टर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास करता है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटर आएगा, इंसुलेटर बिजली यानी करंट पास नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग एनीथिंग इज़ नोन एज। यानी जो प्रोसेस है पुश यानी किसी को धक्का देना या खींचना, उसे क्या कहा जाता है, यानी उसे वो क्या माना जाता है? सो ये नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 हीट, नंबर 3 पावर, नंबर 4 फोर्स। तो इसको फोर्स कहते हैं, फोर्स। ठीक है, वो भी एक फोर्स जो है वो भी पावर यानी एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन फोर्स वो क्या होता है कि ये प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग की बात कर रहा है। ये प्रोसेस होता है जो पुश और पुल करता है, इसमें किसी एनर्जी वगैरह या हीट या पावर का नहीं जिक्र हो रहा है, यहाँ सिर्फ फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, इसका सही आंसर है फोर्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हेल्प टू रेज और लोअर हेवी लोड ईजिली। यानी कौन सी चीज़ इनमें से है जो क्या करती है, हेल्प करती है रेज और लोअर यानी बढ़ाना या घटाना,
ठीक है। हैवी लोड यानी बड़ा कोई मतलब कि हैवी लोड यानी वजनी चीज़। ईजिली वो क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, लीवर होता है, स्क्रू होता है या व्हील होता है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है लीवर। अक्सर आपने देखा होगा कार या बड़ी बड़ी जो भी व्हीकल्स होती हैं उनका जो लीवर होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो ईजी होता है और कितनी भी बड़ी बॉडी क्यों ना हो उसको ईजिली मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 31, अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रिज्ड बार दैट रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ सपोर्ट। ठीक है, जो लीवर होता है वो एक रिज्ड बार यानी एक पक्की सी बार यानी जो होती है उस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो क्या करता है, रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ सपोर्ट यानी रेस्ट या मूव करता है किसी सपोर्ट पर। इसको क्या कहते हैं, एफर्ट, स्क्रू, पुली या फ्यूक्रम और पाइवोट। इसको फ्यूक्रम और या पाइवोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, दैट कंट्रोल्स सेंटर ऑफ द सेल। कौन सी चीज़ें जो सेंटर ऑफ द सेल को कंट्रोल करती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा न्यूक्लियस, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर को। ठीक है, सेल के सेंटर में वैसे भी न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस। और 33 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल इन कॉमन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन से पार्ट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं यानी एक जैसे होते हैं दोनों में, किस किस के सेल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स के। वो क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या इसके अलावा वैक्यूल। सो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो पार्ट्स होते हैं उनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। यानी इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल यानी सेल को आउटर यानी बाहर से कवर करती है। सो क्वेश्चन इसमें आंसर हमारा होगा जो वो होगा, पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लूँ, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, जो क्या करती है, कवर करती है आउटर लेयर को यानी आउटर पार्ट ऑफ द सेल को। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लुक लाइक बबल इन स्ट्रक्चर। यानी इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बबल की तरह होती हैं। सो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल। सो इसमें जो है वैक्यूल होता है वो बबल की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द मेन फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज टू। यानी मेन फंक्शन जो वैक्यूल यानी उसमें सुराख जो होता है सेल्स में, एनिमल और प्लांट के, उसमें उसका क्या काम होता है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द सेल, कंट्रोल सेल, स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस या सस्पेंड ऑल ऑर्गेनेल्स। यानी इसका काम जो होता है वो होता है स्टोर फूड, खाने को स्टोर करना, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस, पानी और दूसरी चीज़ों को, यानी वेस्ट से सब्सटेंस यानी खारिज मादात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल वर्क लाइक अ गोल कीपर। यानी सेल का कौन सा पार्ट है जो गोल कीपर की तरह काम करता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल। वैक्यूल यानी एब्सोल्युटली ये होगा सेल मेम्ब्रेन, जो गोलकीपर की तरह काम करता है यानी सेल के अंदर किसी और चीज़ को दाखिल होने नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल लुक लाइक जेली इन स्ट्रक्चर। यानी जेली की स्ट्रक्चर की तरह सेल का कौन सा पार्ट है जो दिखता है जेली की तरह। सो सबसे पहले साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल। सो इसका राइट आंसर जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसे वो एनिमल्स के सेल या प्लांट्स के सेल में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो होती है सेल वाल। आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी जो चीज़ कवर करती है वो क्या होती है, वो होती है सेल वाल। ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं हो सकता और वैक्यूल भी इसमें नहीं है। सबसे और क्वेश्चन नंबर 40, द सेल वाल इज़ मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड। यानी सेल वाल जो टफ मटेरियल यानी सख्त मटेरियल से बनी होती है उस मटेरियल को क्या कहते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 सेल्यूलोज, नंबर 3 क्लोरोफाइल, नंबर 4 ए एंड बी। सो इसका राइट जो आंसर है वो है सेल्यूलोज। यानी ये जो मेड अप ऑफ होती है यानी सेल वाल बनी होती है वो किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, वो टफ मटेरियल होता है। नंबर 41 क्वेश्चन, द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल पुशेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स असाइड, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज, न्यूक्लियस, ग्रीन पिगमेंट। सो जो वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल पुशेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स असाइड, तो ये है न्यूक्लियस।
क्वेश्चन नंबर 42, अ क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 थिंग्स। एक क्लियर या ट्रांसपेरेंट और होमोजेनियस मिक्सचर है या 2 और 2 से ज़ायद चीज़ों का आता है, उसे क्या कहा जाता है? सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूबल या सोल्यूशन। सो इसको सोल्यूशन कहा जाता है। सोल्यूशन इज़ अ क्लियर और ट्रांसपेरेंट या होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ों का हो सकता है, उसको सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द सबस्टेंस विच इज़ डिज़ोल्व टू मेक अ सोल्यूशन। द सबस्टेंस विच डिज़ोल्व टू मेक अ सोल्यूशन, जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है एक सोल्यूशन बनाने के लिए, वो क्या होती है? सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूबल, सोल्यूशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सोल्यूबल। जो चीज़ सोल्यूबल यानी जो घुल मिल जाए यानी डिज़ोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44, अ सबस्टेंस इन विच द सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व टू मेक अ सोल्यूशन। जिसमें सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है एक सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ डिज़ोल्व इन फिज़ी ड्रिंक्स। फिज़ी ड्रिंक्स जो होती है उसमें कौन सी गैस जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। सो इसमें जो गैस डिज़ोल्व होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने सुना होगा बारहा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें घुल मिल जाती है। सो 46 जो है, द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज, यानी जिनमें फ्लावर्स नहीं उगते वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जाइनो और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, राइजोट्स, बोथ ए एंड बी। सो इसका जो राइट आंसर है वो होते हैं एंजियोस्पर्म, यानी जिनमें फ्लावर्स नहीं होंगे वो हमारे एंजियोस्पर्म्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, द फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या कहलाते हैं? वो होते हैं हमारे कौन से? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो हमने पढ़े कि उनमें फ्लावर नहीं उगते। राइजोट्स हो सकता है, बोथ ए एंड बी यानी जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। कहाँ शुरू होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी हाजमे का अमल कहाँ से शुरू होता है? नंबर 1 माउथ, एसोफेगस, स्टमक या पेनक्रियाज में। सो एब्सोल्युटली माउथ में शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एंटी पेरिस्टालिसिस में लीड टू। एंटी पेरिस्टालिसिस में लीड टू यानी एंटी पेरिस्टालिसिस होने से क्या होता है? नंबर 1 वोमिटिंग, फ्लू, हेडेक या बैक एक। सो एंटी पेरिस्टालिसिस के जो है वो लीड करती है किससे? वोमिटिंग को। ठीक है, वोमिटिंग होती है जब एंटी पेरिस्टालिसिस होता है तो। ठीक है, आज के लिए इतने 50 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 50 और क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे और उम्मीद है इनमें से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई हो, और वाकई पसंद आई है तो आइंदा दूसरी तैयारी भी शुरू रखते हुए हम आपको और भी वीडियोस फ्राहम करते रहेंगे। सो मेहरबानी करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ईज़िली आपको मैसर हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।